उनका रुतबा है सिवा उनकी सिवा कुछ नहीं। तो हम कस्टोडियन हैं उस डिवाइन मैसेज के, गाइडेंस के, रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अमीन हम हैं। इस डायग्नोसिस दुरुस्त है तो इसका हल क्या? पहले तो ये कि अपनी जिम्मेदारी को हम पहचानें। जिसका जितना बड़ा रुतबा है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो पहलू नहीं करे तो उतनी ही सख्त सजा का मुस्तौजिब होता है। आज जो इल्म कलाम है वो चाहिए जो साइंटिफिक डाटा जो इंसान ने कलेक्ट किया है उसके साथ सही सही रब्त और ताल्लुक कायम करें कुरान मजीद का, उसकी तीनों तालीमात। हम तो खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद फिर उलूहियत की दावत में आ गए थे, वही बादशाही, वही ऐश, वही महल, बगदाद के महल और बगदाद की रातें। फिर उसकी बसीरत फराहम करनी होगी। सूद हराम है तो क्यों हराम है, इसकी कवायद क्या है, ये किस तौर से इम्बैलेंस पैदा करता है माशरे के अंदर, किस तरीके से इंतकाल दौलत पैदा करता है। तो आज तक साइंस के किसी भी शोबे में कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई है जिसने कुरान मजीद की बयान करदा किसी शय को गलत साबित किया। मसला पर्दा बहु आए रास, लेकिन ये कि ये जान लीजिए कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक तो वो हमारा जो हमने उस इल्म का दरवाजा बंद किया, अपने तसव्वुरात को महदूद किया, दीन को मजहब बनाया, इल्म को सिर्फ इल्म दीन तक महदूद किया, उसको हमने गोया कि सेकुलर इल्म करार देकर अपने दीनी तसव्वुरात से खारिज किया। ये हमारी गलती, और उससे बड़ा जुर्म ये कि उस आसमानी हिदायत के भी हम कस्टोडियन से पहुंचाने के लिए, और हमने ये कि खुद उसको पीठ दिखाई, खुद उसको अपना इमाम नहीं बनाया, खुद उसको अपना रहनुमा नहीं बनाया, और दूसरों तक पहुंचाने का कोई सवाल नहीं। इस डायग्नोसिस दुरुस्त है तो इसका हल क्या है? पहले तो ये कि अपनी जिम्मेदारी को हम पहचानें। जाहिर बात है कि जिम्मेदारी, जिसका जितना बड़ा रुतबा है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो पहलू नहीं करे तो उतनी ही सख्त सजा का मुस्तौजिब होता है। कमतर दर्जे की जिम्मेदारी है, कोताही भी हो गई है तो कमतर दर्जे की सजा किफायत कर जाएगी। रुतबा बड़ा है, जिनके रुतबे हैं बड़े उनकी सिवा मुश्किल है, जिनका रुतबा है सिवा उनकी सिवा मुश्किल। तो हम कस्टोडियन हैं उस डिवाइन मैसेज के, गाइडेंस के, रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अमीन हम हैं। लिहाजा पहला काम तो ये है हमारे सामने कि इस इल्म के अंदर, जिसके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज, इल्म को दोबारा मुसलमान, ये इल्म जो है, बड़ी प्यारी बात इकबाल ने कही थी, इश्क की तेरे जिगरदार उड़ानी, किस इल्म के हाथ में खाली है बयान है साथी। बड़ी प्यारी तशबीह है ये। इश्क से मुराद वो ईमान, ईमान की वो तेरे जिगरदार इस बयान में से निकाल ली गई है, खाली नियाम रह गया है। ये पूरा साइंटिफिक नॉलेज जो है उस खाली नियाम के मानिंद है जिसमें से तलवार इश्क निकाल दी गई। यही तलवार इश्क में दोबारा दाखिल कर दी जाए, ईमान को इस इल्म के साथ अगर शामिल कर दिया जाए तो दर हकीकत सारे मसाइल का हल हो जाए। तो पहला करने का काम ये है कि वो फलसफा, वो हिकमत, वो इल्म जो इंसान ने अपनी सोर्सेज के जरिए से हासिल किया, इसका सही रब्त और ताल्लुक कायम किया जाए उस इल्म से जो वही के जरिए से इंसान है। इनके आपस में रिकंसाइल करना, इनके फसल और बोध को दूर करना, और इसमें कुरान का दावा है। और जो थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हैं, वाकई ये है, मॉरिस बुखारी ने पूरी किताब लिखी कि आज तक साइंस के किसी भी शोबे में कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं हुई है जिसने कुरान मजीद की बयान करदा किसी शय को गलत साबित किया। ये बहुत बड़ा मौजूदा है। जैसे कुरान के एजाज का उस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था कि तुम्हारे यहाँ बड़े से बड़े फसीह और बलीग और बड़े बड़े खतीब और शायर मौजूद हैं, इस कुरान जैसा कलाम मौजूद करके ले आओ। अगर तुम्हारा ख्याल है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, मोहम्मद का अपना कंपोस्ट कलाम है, तो ले आओ। फातू में सूरत में मिसली, और कोई झूठ मूठ को भी कोई जरूरत नहीं कर सका, इतनी उनके अंदर कम से कम शराफत थी, कोई झूठ मूठ को भी सामने नहीं आया कि कहता कि ये है, मैं क्लेम करता हूँ कि ये कुरान जैसा है। उसी तरह आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कुरान मजीद 1400 बरस कबल की किताब, और आपके शायद दिल में होगा टोरंटो में, कनाडा में, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो एम्ब्रियोलॉजी के जो सबसे बड़े माहिर है, जिनकी टेक्स्ट बुक पूरी दुनिया में चल रही है एम्ब्रियोलॉजी की, जमीन हैरान रह गया वो शख्स। 1400 बरस कबल, जबकि अभी माइक्रोस्कोप का कोई वजूद नहीं था, इतनी करेक्ट डिस्क्रिप्शन एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, इस कदर सही उसकी जो है डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन कि बच्चा जो है माँ के पेट में 3 झिल्लियों के अंदर 3 दीवारों की ज़ुलुमातिन सलास परवरिश पाता है। अभी तो कोई डिसेक्शन नहीं हुई थी ह्यूमन बॉडी की, ये जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी उसका इल्म इंसान को नहीं था। ये अकाइद कैसे आए? इसीलिए कुरान के अंदर का दावा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। करीब इन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां और आयात, आफाक में भी, इनके अपने अंदर, अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी कि कुरान हक है। पहले हमें इसे ब्रिंग आउट करना है, इसको सामने लाना है। फिर ये कि वो हिकमत और फलसफा, और इधर से ईमान, जिसको कभी मौलाना रूम ने कहा था, चंद खानी हिकमत यूनानिया हिकमत ईमान यारा हम बेखा। कब तक यूनानियों की हिकमत पढ़ते रहोगे, उसका फलसफा पढ़ते रहोगे? कभी कुरान का फलसफा, कुरान ने जो हिकमत सिखाई उसे भी पढ़ो। ये रिवील्ड नॉलेज है, ये रिवील्ड विजडम है, ये एक्वायर्ड नॉलेज है, ये एक्वायर्ड विजडम है। इन दोनों के दरमियान रब्त कायम, जो इल्म कलाम का मौजूद रहा है हमेशा। आज जरूरत है नए इल्म कलाम की, इसलिए कि वो कदीम इल्म कलाम था वो उस फलसफे के हवाले से था जिसकी बुनियाद मंतिक। आज जो इल्म कलाम है वो चाहिए जो साइंटिफिक डाटा जो इंसान ने कलेक्ट किया है उसके साथ सही सही रब्त ताल्लुक कायम करे कुरान मजीद का, उसकी तीनों तालीमात। इससे ये है कि ये गैप जो है वो ब्रिज होगा और उसके अंदर एक तौहीद का रंग पैदा होगा बजाय सन्नियत के। ये इल्म और ये इल्म और। एक बड़ी सादा सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े नेक नौजवान थे, ये कोई 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। एमएससी बॉटनी उन्होंने किया, रिलीजियस एक्टिविस्ट, बड़े मैदान में मजहब के लिए बड़े जोश खरोश से काम करने वाले। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है डार्विन के नजरिए के बारे में? कुफ्र है। मैंने थोड़ा सा पॉज किया, मैंने कहा ठीक है वो कुफ्र तो है, लेकिन तुमने किया है, वो मुझसे काफी छोटे हैं उम्र में, मैंने कहा तुमने किया है एमएससी बॉट, मुझे तो उस हवाले से बताओ कि जो इस बायोलॉजी के फील्ड में उसके लिए जो दलाइल है, जो उसके लिए शहादतें हैं, जो उसके लिए सबूत दिए गए हैं,
ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو بلیو می ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنوینسنگ ہے. یہ ہے وہ اسپلٹ پرسنالٹی. ایک شے جو بڑی کنوینسنگ ہے MSc باٹنی کی ہے, اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بڑا کنوینسنگ, اس کے لیے مواد موجود ہے, دلائل ہیں, شواہد ہیں, لیکن ہے کفر. یہ اسپلٹ پرسنالٹی, دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے, دوسرے گوشے میں دوسری چیز. یہ اسپلٹ پرسنالٹی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی. کمپوز پرسنالٹی, ایک وحدت, جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, تو اندھیرے میں قیامت کو یہ نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ, نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا, اور یہ بہت بڑا چیلنج. دوسرا پرابلم یہ کہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے انسان نے, اکنامک انسٹیٹیوشنز ہے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, تھیوری آف اسٹیٹ ہے, جو ریاست کے آرگنز ہیں, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, لیجسلیچر ہے, کہنے کو چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے, لیکن تین ہے بنیادی. یہ تو نوع انسانی ہے جیسے سائنٹفک ترقی کی ہے, اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے, بڑی قربانیاں دی. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر علویت کی دعوت میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی, وہی عیش, وہی محل, بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں, وہ جو الف لیلہ تھاؤزنڈ نائٹس اور بغداد, وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ معلوم. اس تو یورپ والوں نے خون دیا ہے, انہوں نے جانے دی ہے, انہوں نے اسٹرگل کی ہے, تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے, انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے. لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرغوب ذہنیت کے ساتھ, ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ کیوں کرتے ہم اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں, یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں لاجیکل ہیں. اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے, پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام, اس کی قواعد کیا ہیں, یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر, کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے, اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. آخر کمیونزم بھی یہی تو نہیں آ گیا, اٹ واز ناٹ اے بولٹ فرام دی بلو, یہ ری ایکشن تھا کیپٹلزم کا. اور اگر کیپٹلزم اور دنگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ری ایکشن کو جنم دے گا, اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا. جیسے ابھی آپ نے وہ KGB کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا بھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا, 1-2 دن پرانی بات ہی ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ ایک طرح کا ناکام ہو گیا, لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں, یہ بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا, اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے. ہمارا انسان پھر تجربہ کرے گا. اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہے, حامل قرآن. اگرچہ یہ شعر یاد آیا اقبال کا, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے پیدا ہے پیران حرم کی آستی. تو حقیقت وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے, لیکن